हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी देवानाम प्रिय द्वारा लिखी गई कश्मीरी लोक कथा मछली क्यों हंसी। बहुत ही सुंदर, रोचक और आनंददायी कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और शुरू करते हैं कहानी मछली क्यों हंसी। एक मछियारिन मछली बेचती हुई महल के निकट से जा रही थी। झरोखे से झांककर रानी ने मछियारिन को अपनी मछलियां दिखाने के लिए बुलाया। मछियारिन मछलियां दिखाने लगी तो एक बड़ी मछली टोकरे के निचले भाग से उछली। रानी ने पूछा, ये नर है या मादा? मैं तो मादा खरीदना चाहती हूं। ये सुनकर मछली खूब जोर से हंसी। मछियारिन ने उत्तर दिया, ये तो नर है, और वह चली गई। रानी बड़े क्रोध में अपने अटारी पर लौट आई। शाम को राजा ने आकर देखा कि किसी ने उसे नाराज कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? रानी बोली, मैं बीमार तो नहीं हूं, पर एक मछली की अजीब सी हरकत से मैं बहुत परेशान हूं। आज एक मछियारिन एक मछली लाई। मेरे ये कहने पर कि यह नर है या मादा, मछली बहुत बदतमीजी से हंसी। राजा ने कहा, एक मछली की ये हिमाकत कि वह हमारी रानी पर हंसे, नामुमकिन। जरूर तुम कोई सपना देख रही होगी। रानी बोली, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो आंखों से देखी और कानों से सुनी बात कर रही हूं। राजा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, ऐसा ही हुआ होगा, मैं इसके बारे में पूछताछ करूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने वजीर से वही बात कही जो रानी ने बताई थी, और वजीर को हुक्म दिया कि मामले की छानबीन करके 6 महीने के अंदर अंदर कोई तसल्ली बख्श जवाब दें, नहीं तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वजीर ने पूरी कोशिश करने का वचन दिया, यद्यपि उसे विश्वास था कि असफलता ही प्राप्त होगी। 5 महीने तक वजीर मछली के हंसने का कारण जानने के लिए कोशिश करता रहा। वह सभी जगह और सभी से पता चलाने में लगा रहा। विद्वान, पंडित, उनसे भी जो कुशल जादूगर थे और जो सभी प्रकार के हथकंडे जानते थे, सभी से सलाह ली। कोई भी मामले की तह तक न पहुंच सका। टूटे दिल से वजीर घर लौट आया और वह अपने काम धंधे निपटाने लगा, क्योंकि वह राजा का स्वभाव जानता था और यह भी जानता था कि राजा उसे क्षमा नहीं करेगा। सारी बातें बताकर उसने अपने लड़के को कुछ दिन के लिए यात्रा पर भेज दिया, जब तक कि राजा का क्रोध कुछ शांत न हो जाए। वजीर का लड़का, जो बहुत होशियार और सुंदर था, घर से चल दिया, जहां भी किस्मत ले जाए। एक दिन चलते रहने के बाद वजीर के लड़के को एक बूढ़ा किसान मिला जो किसी गांव की ओर जा रहा था। बूढ़े को बहुत मिलनसार देखकर उसने ये बहाना बनाया कि वह भी उसी स्थान को जा रहा है और बूढ़े के साथ हो लिया। बूढ़ा किसान सहमत हो गया और वे दोनों साथ साथ चलने लगे। गर्मी के दिन थे और रास्ता लंबा तथा थकाने वाला था। लड़के ने कहा, तुम्हारे विचार में क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम एक दूसरे को कुछ दूर तक उठाकर चलें? बूढ़े किसान ने सोचा, ये कैसा मूर्ख आदमी है। वे एक ऐसे खेत से गुजरे जिसमें फसल कटने को तैयार खड़ी थी। वह खेत सोने के सागर जैसा लहरा रहा था। बालें हवा में झूम रही थी। लड़के ने पूछा, ये खा लिया गया है या नहीं? लड़के की बात का मतलब न समझकर बूढ़े ने कहा, मैं नहीं जानता। कुछ देर बाद दोनों यात्री एक बड़े जंगल के पास पहुंचे, जहां लड़के ने अपने बूढ़े साथी को एक चाकू देकर कहा, मित्र, इसे लो।
और इसके बदले 2 घोड़े ले आओ, परंतु इसे वापस लाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। बूढ़े ने कुछ हंसकर और कुछ गुस्से में चाकू वापस कर दिया और इस ढंग से बड़बड़ाया कि उसका मित्र या तो सनकी है या उसे मूर्ख बना रहा है। लड़के ने उसका जवाब अनसुना कर दिया और चुप रहा। वे दूर निकल आए थे। यहाँ से बूढ़े किसान का घर पास ही था। वे बाजार से गुजरे और मस्जिद में गए, पर किसी ने भी न उनका स्वागत किया और न उन्हें अंदर आकर आराम करने को कहा। लड़के ने ठंडी सांस लेकर कहा, कितना बड़ा कब्रिस्तान है। बूढ़ा किसान सोचने लगा, इस आदमी की बात का क्या मतलब है? इतनी बड़ी आबादी को ये कब्रिस्तान कह रहा है। उनका रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था, जहां कुछ मनुष्य एक कब्र पर दुआ पढ़ रहे थे और मरने वाले के नाम पर राहगीरों को चपातियां और कुलचे बांट रहे थे। उन्होंने दोनों यात्रियों को बुलाया और उन्हें जितना वे खा सकते थे खाना दे दिया। लड़के ने कहा, यह कितना शानदार नगर है। बूढ़े किसान ने सोचा, यह आदमी निश्चय ही पागल है, न जाने आगे क्या कहे। यह पानी को जमीन और जमीन को पानी कहेगा, जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी कहेगा और रोशनी को अंधेरा। फिर भी बूढ़ा मुंह से कुछ न बोला। तभी उन्हें कब्रिस्तान की सीमा से लगी हुई नदी में से होकर गुजरना पड़ा। पानी कुछ गहरा था, इसलिए बूढ़े किसान ने जूते और पाजामा उतार कर नदी पार की, पर लड़के ने जूते और पाजामा पहने पहने ही नदी पार की। बूढ़े ने अपने मन में सोचा, वचन और कर्म से ऐसा मूर्ख मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर भी उसने अपने साथी को पसंद किया और कहा, जब तक तुम गांव में ठहरना चाहो हमारे घर में ठहरो। लड़के ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद, पर पहले मुझे इस बात की खोजबीन कर लेने दीजिए कि आपके घर की कड़ियां मजबूत तो हैं। बूढ़े किसान ने उसे द्विधा में वहीं छोड़ दिया और हंसता हुआ अपने घर के भीतर चला गया। अपने घर वालों से बूढ़े किसान ने कहा, सामने के खेत में एक आदमी है। रास्ते भर वह मेरे साथ आया है और मैं चाहता था कि जब तक वह गांव में रहे हमारे यहाँ ठहरे, पर वह इतना मूर्ख है कि मैं उसे किसी बात के लिए राजी न कर सका। वह ये जानना चाहता है कि इस घर की कड़ियां मजबूत हैं। वह आदमी जरूर पागल है, ये कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। किसान की लड़की बहुत समझदार थी। वह बोली, अब्बा जान, वह आदमी जो कोई भी हो उतना मूर्ख नहीं है जैसा आप समझते हैं। वह तो यही जानना चाहता है कि आप उसे ठहराने का बोझ उठा भी सकते हैं या नहीं। किसान ने जवाब दिया, ओह, तो ये बात है, अब मैं समझा। शायद तुम उसकी दूसरी बातों को भी समझने में भी मेरी मदद कर सको। जब हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, उसने कहा कि मैं उसे उठाकर चलूं या वह मुझे उठाकर चले, क्योंकि उसके विचार में आगे बढ़ने का यही अच्छा तरीका हो सकता था। लड़की बोली, बिल्कुल ठीक। उसका मतलब था कि समय काटने के लिए हम में से एक को कोई कहानी कहनी चाहिए। किसान ने कहा, अच्छा, तो ये क्या बात थी? जब हम एक हरे भरे खेत से गुजर रहे थे, उसने पूछा कि ये खाया हुआ है या नहीं। लड़की बोली, अब्बा जान, आपको इसका मतलब भी मालूम नहीं हो सका। वह तो महज ये जानना चाहता था कि किसान पर कर्ज है या नहीं, क्योंकि अगर खेत का मालिक कर्जदार हो तो खेत की पैदावार खाए बराबर ही रहेगी, यानी वह कर्ज चुकाने में ही चली जाएगी। किसान ने कहा, हाँ ठीक है। फिर एक जंगल में घुसने पर उसने मुझे अपने दस्ती चाकू के बदले 2 घोड़े लाने को कहा और साथ ही ताकीद की कि मैं चाकू भी वापस लेता हूँ। लड़की बोली, अब्बा जान, क्या रास्ते में किसी की मदद के लिए 2 मजबूत लाठियाँ 2 घोड़ों से अच्छी नहीं है?
उसने तो 2 लाठियां काटने और चाकू को सावधानी से रखने के लिए कहा था। किसान ने कहा, ओहो, अब मैं समझा। जब हम नगर में से गुजर रहे थे तो हमें कोई वाकिफ नहीं मिला, और जब तक कि हम कब्रिस्तान के नज़दीक नहीं आ गए किसी ने हमें खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। पर कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने हमें बुलाया और हमें चपातियाँ तथा सालन खाने को दिया। मेरे साथी ने नगर को एक कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को एक नगर बताया। लड़की झट कह उठी, अब्बाजान, ये बात भी समझ में आती है। अगर कोई नगर को ऐसी जगह समझे जहाँ सब कुछ मिल सकता हो और लोग मेहमानबाजी छोड़कर मुर्दों से भी बुरे हो जाएं, भले ही नगर लोगों से भरा हुआ हो, तो वह आप लोगों के लिए कब्रिस्तान ही था। जबकि कब्रिस्तान में हमदर्द लोगों ने खुशी से आपको चपातियाँ और कुलचे दिए। किसान ने कहा, ठीक ठीक। फिर अभी अभी जब हम नदी पार कर रहे थे उसने बिना जूते और पाजामा उतारे नदी पार की। लड़की बोली, मैं उसकी अक्ल की दाद देती हूँ। मैंने खुद भी कई बार सोचा है कि वे लोग कितने मूर्ख होते हैं जो तेज बहने वाली नदियों को चुभने वाले पत्थरों के ऊपर से नंगे पैर पार करते हैं। जरा सी ठोकर खाने पर वे गिर जाते हैं और सिर से पैर तक भीग जाते हैं। आपका वह मित्र बहुत अक्लमंद है। मैं उसे देखना और उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। किसान ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। लड़की बोली, अब्बाजान, उससे कहिए कि हमारी कड़ियाँ बहुत मजबूत हैं और तभी वह अंदर आ जाएगा। मैं इससे पहले ही उसके पास ये दिखाने के लिए एक उपहार भेजूंगी कि हम उसकी मेहमानदारी कर सकते हैं। लड़की ने एक नौकर को बुलाया और लड़के के पास उसके द्वारा घी की हांडी, 12 चपातियाँ और दूध की एक मटकी के साथ ये संदेश भेजा, ओ दोस्त, चांद पूरा है, साल में 12 महीने होते हैं और सागर का जल किनारे तोड़कर बह रहा है। यह उपहार और संदेश ले जाते हुए नौकर को रास्ते में अपना छोटा लड़का मिला। टोकरी देखने पर लड़के ने अपने पिता से कुछ भोजन मांगा। मूर्खतावश पिता ने उसमें से दे दिया। आगे चलकर वह उस नौजवान लड़के से मिला और उसने बाकी उपहार भेंट करते हुए उसे किसान की लड़की का संदेश कह सुनाया। नौजवान ने उत्तर दिया, अपनी मालकिन से मेरा सलाम कहना और उससे कहना, चांद नया है और मुझे तो साल में 11 महीने ही दिखाई देते हैं और सागर बिल्कुल लबालब नहीं भरा है। इस शब्दों का वास्तविक अर्थ न समझते हुए नौकर ने अपनी मालकिन के सम्मुख एक एक शब्द दोहरा दिया। इससे नौकर की चोरी खुल गई और उसे कठोर दंड दिया गया। कुछ देर बाद वजीर का लड़का बूढ़े किसान के साथ घर आया। उसकी ओर काफी ध्यान दिया गया और उसके साथ हर तरह से ऐसा सलूक किया गया जैसे वह किसी बड़े आदमी का लड़का हो। भले ही बेचारे मेजबान को उसकी पैदाइश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, आखिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। मछली की हंसी, पिता की फांसी और अपने देश के बारे में। और अब उसे क्या करना चाहिए, इस बारे में उसने सलाह मांगी। लड़की ने कहा, मछली की हंसी जो इन सारी विपत्तियों की जड़ है, ये प्रकट करती है कि राजा रानी के महल में कोई चोरी से एक आदमी रहता है। वजीर का लड़का चिल्ला उठा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, मेरे लिए अभी समय है, लौटकर अपने पिता को दर्दनाक और अन्याय से होने वाली मौत से बचा सकता। अगले दिन वजीर का लड़का जल्दी से अपने देश लौट आया और अपने साथ किसान की उस लड़की को भी लेता आया। आते ही वह दौड़कर महल में गया और जो कुछ सुना था वह अपने पिता को बताया। बेचारे वजीर को जो मौत के इंतजार में मरा हुआ सा था, एकदम राजा के सामने ले जाया गया और उसने राजा के सामने वह बात दोहराई जो उसके
लड़के ने सुनाई थी। राजा ने कहा, कभी नहीं। वजीर ने जवाब दिया, पर ऐसा जरूर है महाराज, मैंने जो कुछ सुना है उसकी सच्चाई सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूं कि अपने महल की सब लड़कियों को एक साथ बुलवाइए और एक गड्ढा खुदवाकर उन्हें उसे लांघने की आज्ञा दीजिए। इस परीक्षा में मर्द का पता चल जाएगा। राजा ने गड्ढा खुदवाया और महल की सभी लड़कियों को उसे लांघने की आज्ञा दी। सभी ने कोशिश की, पर सिर्फ एक ही सफल हुई। वह मर्द निकली। रानी को भी इस भेद का पता नहीं था। इस तरह रानी को तसल्ली हो गई और वफादार बूढ़े वजीर के प्राण बच गए। इस घटना के तुरंत बाद ही जितनी भी जल्दी इंतजाम हो सकता था, वजीर के लड़के का बूढ़े किसान की लड़की से विवाह कर दिया गया और दोनों सुख से रहने लगे। ये थी एक कश्मीरी लोक कथा, मछली क्यों हंसी। कैसी लगी आपको? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी नई शिक्षाप्रद रोचक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।